हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस तरीके से दिखाई देती है, कैसी होती हैं और उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। नॉर्मल आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दूंगा कि हम लोग किस तरीके से क्या क्या बना सकते हैं और किस तरीके से क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यूकैरियोटिक जीवों की, तो यूकैरियोटिक जीवों के अंदर नॉर्मली अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल मोनेरा आते हैं, जीवाणु आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में बेटा प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, यहाँ जो ये मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा, ये जो चित्र बना रखा है ये जंतु कोशिका का है। नॉर्मली बात करूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं बेटा, प्रोकैरियोटिक। अब थोड़ा सा इनके बारे में बेटा अंतर ले लेते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। अच्छा, वर्सेस का मतलब यहाँ पे कोई हम लोग कुश्ती थोड़ी करा रहे हैं, दोनों में लड़ाई थोड़ी करवा रहे हैं, हम दोनों को अंतर्बद्ध कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें सबसे पहली बात केंद्रक जो है वो अपूर्ण विकसित होगा। पहली बात, अगर होता है तो क्या होगा, अपूर्ण विकसित होगा। अदरवाइज 99% केस में क्या होता है, केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। और अगर होगा, 1% की बात कर रहे हैं, अगर होगा तो वो क्या होगा, अपूर्ण विकसित होगा। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रक है वो क्या होता है, पूर्ण विकसित। अब पूर्ण विकसित की बात करें तो वही किस तरीके से कि केंद्रक के अंदर सबसे पहली बात, मेजर ऑर्गन ही एक ऐसा है, मेजर अंग ही एक ऐसा है जिसके आधार पर आप लोग दोनों को अच्छे से अंतर्बद्ध कर सकते हैं। आज मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोशिका के अंग पढ़ेंगे। अब अंग हम यहाँ प्रोकैरियोटिक के नहीं पढ़ेंगे बेटा, यहाँ अंग हम किसके पढ़ेंगे, इस यूकैरियोटिक के। तो अब टॉपिक मत भूलना, कंटिन्यू जब तक चैप्टर पूरा होगा तब तक आपका यही टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका का जो केंद्रक है पूर्ण विकसित है, यानी इसमें क्या है, जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली जो है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। आई बात समझ में, केंद्रक झिल्ली क्या है, उपस्थित है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, वे कोशिकाएं जिनमें सुव्यवस्थित, आप लोग नोट्स पे इनमें से लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं ना आप लोग उसको थोड़ा सा धीरे करके उसको लिख सकते हो। ठीक है ना। अब क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है, वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक जो है वो क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है बेटा, ये अनुपस्थित है। पहला अंतर तो आ गया भाई। मेजर हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, मुख्यतः जिसकी बात कर रहे थे, वो तो हमें समझ में आ गया। अब भाई आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है वो सुनिएगा आप मेरी बात, आगे क्या करना है वो सुनिएगा। आगे अब हम लोग बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की पहचान कैसे करूं। तो सबसे पहली बात भाई, ये एक सुव्यवस्थित कोशिका है। सबसे पहली बात, कैसी कोशिका है, सुव्यवस्थित, और इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ओके, अब सुनना मेरी बात, सुस्पष्ट केंद्रक है तो इसीलिए इन्हें, अब केंद्रक उपस्थित है, अच्छे से बना हुआ है, इसीलिए इन्हें और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया वो सुनिएगा। काफी लोग इन्हें सुकेंद्री बोलते हैं, सुकेंद्री या फिर ससीन केंद्र की, ससीन केंद्र की, सुकेंद्री या फिर ससीन केंद्र की। अब सुकेंद्री और ससीन केंद्र की का मतलब क्या है कि इनमें केंद्रक जो है वो पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। आई बात समझ में, केंद्रक में कहीं कोई कमी नहीं होती है भाई। मेजरली केंद्रक की बात अगर हम बात करें तो केंद्रक क्या है, केंद्रक झिल्ली से ढका रहेगा। ठीक है, और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन यहां पर भी मैं आप लोगों को अगर बात करूं, यहां पर काफी लोग बता नहीं पाते हैं कि पादप, अब ठीक है, पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक का उदाहरण है, ये भी किसका है, यूकैरियोटिक का है। ठीक है, और जंतु भी यूकैरियोटिक का है। ठीक है,
अब दोनों में अंतर क्या है? अब हम केंद्रक की बात करते हैं तो वो सुनिएगा, दोनों में बेटा अंतर। हालांकि एक जंतु कोशिका का है, ठीक है, डायग्राम जंतु कोशिका का है कि पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ होगा, यानी बीचों बीच नहीं होगा। यहां पर देखो बीचों बीच दिखाई दे रहा है, पादप कोशिका में केंद्रक कहां होगा? थोड़ा सा साइड में। चिंता मत करो, आगे जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे तो उनमें मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझाऊंगा पूरा का पूरा। भाई पादप कोशिका में क्या होगा? परिधि की तरफ, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? ये पूरे केंद्रक में होता है, ये पूरे किस में होता है? केंद्रक में होता है। केंद्रक जो है वो सेंटर में होता है, इसलिए यहां पर केंद्रक जो बीचों बीच होगा। आई बात समझ में? पहली बात यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करें थोड़ा सा आगे, ठीक है। हमने केंद्रक के बारे में तो पढ़ा, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका जो है उनमें जो कोशिका द्रव है उसमें विभेदीकरण पाया जाता है। अब भाई ये क्या बला है? कोशिका द्रव में विभेदीकरण, ये क्या नहीं बला अभी भाई? विभेदीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन। यहां पर ये क्या नया वर्ड आ गया? क्या नया शब्द आ गया? कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? विभेदीकरण का मतलब क्या है? आपके तो दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर आप कोशिकाएं बढ़ाते बढ़ाते हमको इंग्लिश में ले जाते हो, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन शब्द हमने आज तक सुना ही नहीं, आप कैसे बता रहे हो? यानी इनमें अलग अलग अंग अलग अलग जगह उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? केंद्रक केंद्रक की जगह होगा, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की जगह होगा, राइबोसोम राइबोसोम की जगह होंगे, आपका लाइसोसोम लाइसोसोम की जगह होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? दूसरा मुख्य बात, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभेदीकरण, कोशिका द्रव में विभेदीकरण नहीं होता। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना बेटा? क्लियर है? क्लियर है विभेदीकरण का मतलब? क्लियर है ना बेटा? विभेदीकरण का मतलब क्या है कि यहां पर तो क्या अलग अलग अंग पाए जाते हैं कोशिका द्रव के अंदर, ओके। अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों के लिए विभेदित है, लेकिन यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में तो गिने चुने अंग हैं, और कुछ तो ऐसी होती है जिनमें अंग होते ही नहीं है, ठीक है, पहली बात। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें, अब इनका जो उदाहरण है पादप और जंतु है। उदाहरण क्या है? पादप और जंतु कोशिका, हमें इनके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये भी एक दूसरे के समान नहीं है, हालांकि उदाहरण किसका है? दोनों उदाहरण है किसका? यूकैरियोटिक कोशिका का। किसका उदाहरण है बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। लेकिन दोनों भी एक दूसरे से क्या है? असमान है या अलग अलग है। अब भाई असमानता क्या होती है वो सुनिएगा, शब्दों को पकड़िए पहले, क्योंकि शब्द को पकड़ा तो शब्द अपने आप समझ में आ जाएगा। असमानता क्या है? सबसे पहली बात, जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये, तो आपको आएगा डिटेल में। कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है? उपस्थित होती है। और जंतु कोशिका में क्या है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित। पहला अंतर आ गया समझ में? मुख्य अंतर है। फिर पादप कोशिका में केंद्रक कहां होता है बेटा? परिधि की तरफ। केंद्रक कहां होता है? परिधि की तरफ। और यहाँ केंद्रक कहां होता है? केंद्र में, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में। तीसरी, पादप कोशिकाओं में बेटा रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्तिकाएं एक खाली जगह है, ठीक है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या है? रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पादप में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होने का क्या कारण है? क्योंकि पौधे क्या है? भोजन को स्टोर करके रखते हैं, किसमें? स्टार्च के रूप में। आई बात समझ में? भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं, किसमें? स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। क्लियर है ना? भोजन को किसमें इकट्ठा करके रखते हैं? वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं, जबकि जंतु जो है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा नहीं करते। आई बात समझ में? स्टार्च के रूप में इकट्ठा करने का मेन कारण क्या है? क्योंकि पौधों के अंदर बेटा नॉर्मली क्या होता है कि उन्हें जंतुओं को भी भोजन देना होता है। आई बात समझ में? दूसरी बात। तीसरा, पादप कोशिकाएं जो है वो आकार में बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, ठीक है। चौथा, पादप कोशिकाओं के अंदर बेटा क्या होता है? नॉर्मली ये आकार में बड़ी और छोटी। पादप कोशिकाओं में अब एक और बात कि इनमें जो है वो कोशिका झिल्ली जो है
वो कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिका झिल्ली जो है वो कहाँ होती है, बाहर की तरफ, यानी कि सबसे बाहर की जो परत है वो क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के अंग किसे बोलते हैं। जब बेटा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका को देखा, किसको देखा, कोशिका को, सुनना मेरी बात, एक शब्द आता है नया, कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है, कोशिका के अंग या अवयव भाग, ठीक है। जब रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले किसने की थी, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने उसे क्या नाम दिया बेटा, एक छोटा कमरा, क्या नाम दिया, एक छोटा कमरा। अब वो पता क्या कहता है, जिस तरीके से एक कमरे में अलग अलग सामान अपनी अलग अलग जगह पर व्यवस्थित रहता है, सेम इस तरीके से एक कोशिका में अलग अलग अंग अपनी अलग अलग पोजीशन लिए होते हैं, अपनी अलग अलग स्थिति लिए हुए होते हैं। जैसे अब बात करें सबसे बाहर वाली परत जंतु कोशिका की बेटा प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इसे आप लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली, ठीक है। बीच उसके अंदर एक द्रव पदार्थ होता है जिसे आप लोग कोशिका द्रव बोलते हो, हालांकि अभी नाम याद रख लेना, जब डिटेल में कराएंगे तब डिटेल में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर लाइसोसोम भी होते हैं, तारककाय होता है। अच्छा, जंतु कोशिकाओं में तो तारककाय क्या है, उपस्थित है, जबकि पादप कोशिकाओं में तारककाय क्या है, अनुपस्थित होता है। आई बात समझ में। एक और अंतर आया निकलते हैं, केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, जो केंद्रक के अंदर के जो मटेरियल आपका केंद्रक द्रव, गुणसूत्र और आपका केंद्रिका जो है उनको क्या करती है, स्टोर करके रखती है, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्रिका होती है, गुणसूत्र क्रोमैटिक पदार्थ होते हैं, केंद्रक द्रव होता है, खोखली अंतरपदवी जालिका, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और आप लोगों की गाल्जी काय और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये मुख्य अंग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। तो आज आप लोगों का केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेंगे बेटा आप लोगों के अलग अलग कोशिका के अंग, ठीक है। थैंक यू।